नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरे इस प्रयास को, हमारी इस यात्रा को इतना स्नेह और प्यार देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आशा है कि हम सभी आगे इस यात्रा को ऐसे ही जारी रखेंगे। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्र में बताया था कि हम आगे मध्यकालीन भारत के इतिहास को नज़र में रखते हुए अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास को संदर्भित करूं तो हम इसको 3 खंड में रखकर पढ़ने का प्रयास करेंगे, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला तो होगा सल्तनत पूर्व काल, दूसरा होगा हमारा सल्तनत काल और तीसरा होगा मुगल काल। तो सल्तनत पूर्व काल में हम लगभग इस्लाम की स्थापना से लेकर के और सल्तनत जो हमारे यहाँ सल्तनत की स्थापना होती है उसके बीच का जो काल है, यानी कि लगभग 6वीं सदी से लेकर के लगभग 1206 ईस्वी तक या 1205 ईस्वी तक माने तो यहाँ तक की यात्रा देखेंगे। इसमें इस्लाम का उद्भव और उसका अरब क्षेत्र में प्रसार, फिर इस्लाम का अरब क्षेत्र के बाहर प्रसार, और इसी बीच जो है अरबों का सिंध पर आक्रमण देखेंगे। फिर हम तुर्कों का प्रादुर्भाव, तुर्कों का उद्भव देखेंगे और महमूद गजनवी का आक्रमण देखेंगे। आगे हम मोहम्मद गौरी का आक्रमण वगैरह देखेंगे और ऐसा करके हम सल्तनत काल में एंटर कर जाएंगे। सल्तनत काल में आकर हम फिर आगे अपनी उसी स्कीम को आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग खंडों में विभाजित करके चीज़ों को देखेंगे, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, प्रशासनिक, ऐसे करके। और सल्तनत काल में हम इलबारी वंश, खिलजी वंश और आगे तुगलक वंश और सैयद वंश, लोदी वंश जैसी चीज़ों को, जैसे वंशों को आगे देखेंगे। और फिर सल्तनत काल के बाद हम मुगल काल में जाएंगे और मुगल काल में हम शासकों की नीतियां और उनके प्रभाव वगैरह से लेकर के हर एक चीज़ पर दृष्टिपात करेंगे। और फिर इसके बाद हम आगे की चीज़ों को, जो धर्म सुधार आंदोलन क्या, जो धार्मिक जो प्रवृत्तियां हैं वो देखेंगे, और जो क्षेत्रीय राज है विजयनगर बहमनी, उस पर हम दृष्टिपात करेंगे। तो आज मैं अपने पहले शीर्षक से आज का विषय शुरू करता हूं, और जो है कि हमारा पहला खंड होगा सल्तनत पूर्व काल, जिसमें मेरा पहला टॉपिक है कि अरब क्षेत्र में इस्लाम का उद्भव और प्रसार। इस्लाम का उद्भव व प्रसार। तो सबसे पहले हम अरब क्षेत्र का एक बार जनांकिकी और भौगोलिक अवलोकन कर लें कि जनांकिकी और भौगोलिक परिस्थितियां अरब क्षेत्र की कैसी थी। तो अरब क्षेत्र हमारा ये है, एक मोटा मोटा अरब क्षेत्र, ये है हमारा अरब क्षेत्र। तो अरब क्षेत्र में ये पट्टी है और एक ये पट्टी, ये थोड़ी सी हरित पट्टी है जहां पर खेती वगैरह और कृषि की परिस्थितियां थी, जहां पर उत्पादन कार्य अत्यधिक प्रगाढ़ता से होते थे। और ये जो एक पट्टी है, जो मक्का और मदीना की पट्टी है, इस सकरी पट्टी में हल्की सी कृषि की परिस्थितियां मौजूद थी। इसको हरित पट्टी से संदर्भित किया जा सकता है। किंतु इसके अतिरिक्त जो सऊदी अरब का पूरा क्षेत्र है और नीचे यमन ओमान का जो पूरा क्षेत्र है, वो क्या कहते हैं, पूरा मरुस्थलीय भाग है, पूरा बंजर क्षेत्र है और यहाँ पर जनजातीय लोग निवास करते थे। हम बात कर रहे हैं लगभग 5वीं सदी के आसपास की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर जनजातीय लोग निवास करते थे जो ऊंट पालते थे और इसी से अपना जीवन बसर करते थे। इन लोगों को बेदुइन कहा जाता था। अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे और जनजातीय लोग थे। दरअसल हम जनजाति सुनते ही हमारे मन में आता है ऐसे लोग जो जंगलों में निवास कर रहे हों, वो जनजातियां होती हैं। हाँ ठीक है, एक आइडिया लेने के लिए ठीक है, लेकिन जनजाति का प्रगाढ़ता से और समग्र रूप से मतलब ये होता है कि जहां पर समानता का भाव अधिक प्रबल हो और जहां पर उत्पादन के साधनों की कमी हो, वो लोग जनजातीय कहलाते हैं, वो क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर समानता का भाव प्रबल था और उत्पादन के साधनों की कमी थी। ये लोग अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, अलग अलग गुटों में बटे हुए थे। आप यहीं से संदर्भ लेना चाहें तो ले सकते हैं कि आज भी पश्चिम एशिया के क्षेत्र में क्यों उतने समग्र रूप से लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पा रही है। जो वेस्टफेलिया की संधि है, जो हमारे लोकतांत्रिक देशों के संदर्भ में लागू होती है, वो वहां पर क्यों नहीं लागू हो पा रही है।
खैर वो तो दूसरा संदर्भ है, जब हम विश्व इतिहास के संदर्भ में पढ़ेंगे तो हम उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ से उसका एक संदर्भ लिया जा सकता है। तो ये जनजातीय क्षेत्र थे और अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, अलग अलग कबीलों में ये बटे हुए थे और इनका अपना अलग अलग धार्मिक मत होता था। ये अलग अलग धर्म और ईश्वर के उपासक थे, अलग अलग मान्यताओं पर आधारित आधारित थे ये। और इनका जो है एक जगह पर मक्का में इनका एक सामूहिक धार्मिक स्थल था और वहां पर एक काला पत्थर था जो भी है, जिसको पवित्र काबा कहा जाता है। काबा, हाँ, इस्लाम धर्म के पहले से ही काबा मौजूद है, ये सच है। इस्लाम धर्म की स्थापना से पहले से ही काबा मौजूद है और यहाँ पर विभिन्न जनजातीय जो वहाँ पे लोग थे उन सभी के जो ईश्वर के जो वहाँ पर चिन्ह थे, जो वहाँ पर उपासना स्थल थे, वो सभी जनजातियों के बने हुए थे अलग अलग उसी पूरे समग्र क्षेत्र में। तो ये यहाँ पर उस समय की परिस्थितियाँ थी। लेकिन फिर आगे क्या होता है कि इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व कैसे बढ़ता है, तो हम इसी मानचित्र को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ये हमारा अरब प्रायद्वीप है, ये हमारा आगे जा करके ये सिनाई प्रायद्वीप इजराइल का क्षेत्र के आसपास हो जाता है और ये भूमध्य सागर और ये यूरोप, इटली वगैरह यहाँ से निकल जाता है, रोम वगैरह यहीं पे है। तो और इधर हम देखें तो मोटा मोटा आइडिया ले लें तो एक बार ये ईरान का आइडिया ले सकते हैं, इसी क्षेत्र में लगभग ईरान स्थित है। तो ईरान, और इसका मैं संदर्भ क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ईरान इसको ले लेते हैं क्योंकि जो है हमारा जो प्राचीन एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था यूरोप में, हम अलग अलग हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि रोमन एम्पायर, ग्रेट रोमन एम्पायर और प्रिंस ऑफ पर्सिया, दो तरह के कॉन्सेप्ट हमको पुरानी हॉलीवुड मूवीज में देखने को मिलते हैं। तो जो प्रिंस ऑफ पर्सिया था वो ईरान बेस्ड हुआ करता था और जो रोमन एम्पायर हुआ करता था वो यूरोप बेस्ड हुआ करता था इस क्षेत्र में। तो जब 500 ईस्वी के आसपास जब रोमन एम्पायर दो क्षेत्रों में बट गया, दो भागों में बट गया, थोड़ा सा और इधर से दो भागों में बट गया, तो जो ये पूर्वी यूरोप का क्षेत्र था ये बाइजेंटाइन क्षेत्र कहलाने लगा। ये इसको बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा जाने लगा, बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा जाने लगा। और ये जो फारस बेस्ड जो ये पश्चिम एशिया का क्षेत्र था इसको ससानियन साम्राज्य कहा जाता था। अब मैं ये सब बता क्यों रहा हूं उसका संदर्भ अभी आएगा। तो पहले जो है जब इधर और पूर्व से जो व्यापार होता था वो इस फारस की खाड़ी से होता था, वो इस फारस की खाड़ी से होता था। ये फारस की खाड़ी और ये लाल सागर, तो फारस की खाड़ी से व्यापार होता था। लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों के बीच जब टकराव हुआ तो ये फारस की खाड़ी वाला मार्ग जो है, ये फारस की खाड़ी वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया। हम मानचित्र पर देखेंगे तो यहाँ पर फारस की खाड़ी है, तो फारस की खाड़ी वाला जो व्यापारिक मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया और लाल सागर वाले व्यापारिक मार्ग का महत्व बढ़ गया, क्योंकि बाइजेंटाइन साम्राज्य और ससानियन साम्राज्य के बीच में संघर्ष की प्रवृत्तियां हमको देखने को मिली। अब जब लाल सागर का जो क्षेत्र था इसका ये व्यापारिक मार्ग हो गया, तो फिर यहीं पर स्थित थे। मैं एक बार दोबारा बनाता हूं। ये अरब प्रायद्वीप, ये लाल सागर है, तो यहीं पर स्थित है मक्का और मदीना। ये मक्का और ये मदीना। तो जब यहां से व्यापारिक कारवां होकर गुजरता था, व्यापारिक मार्ग ये जब लाल सागर वाला था, तो इन क्षेत्रों का जो व्यापारिक महत्व था वो अपने आप बढ़ गया। तो जब इन क्षेत्रों का व्यापारिक महत्व बढ़ गया तो इनकी तेजी से आर्थिक प्रगति होने लगी। एक चीज हम देखते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक प्रगति होती है तो जो प्रभावी वर्ग होता है वो उत्पादन के संसाधनों पर और जो संसाधन होते हैं उन पर तेजी से अपना आधिपत्य जमाने के लिए आगे आता है। तो जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जनजातीय पद्धति थी, जब लोगों के पास उत्पादन के संसाधन नहीं थे, तब तो वहां पर समानता का भाव था। लेकिन जैसे ही आर्थिक प्रगति आगे हुई लोगों में विषमता बढ़ने लगी, और विषमता बढ़ने लगी। और एक बहुत अच्छा कथन है कि कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए घातक है। तो ये बात है कि जब विषमता बढ़ने लगी तो नीचे वर्ग के जो लोग थे, तथाकथित नीचे वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने आक्रमण करने और लूट मार करने का मतलब संघर्षरत होने लगे, वो इन सब चीजों में ज्यादा संलग्न होने लगे। तब अब इस क्षेत्र में संघर्ष की प्रवृत्तियां भी हमको ज्यादा देखने को मिली। अब आगे क्या होता है कि इसी में एक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है
मक्का क्षेत्र में। मक्का क्षेत्र में मोहम्मद साहब का जन्म होता है और मोहम्मद साहब इन सब चीज़ों को देखते हैं तो तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना इन सभी को, जो कबीलाई लोग हैं, अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं, इनको एक सूत्र में बांधा जाए और इनकी संघर्ष की प्रवृत्ति को एक प्रवृत्ति कर दिया जाए और इनकी ऊर्जा को एक दिशा में आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए मोहम्मद साहब ने एक धर्म, इस्लाम धर्म, एक धर्म इस्लाम की बात की, एक धर्म इस्लाम की बात की। और जो इस्लाम का मतलब होता है वो होता है समर्पण, डेडिकेशन। तो इस्लाम की बात की और कहा कि जो इस्लाम का पालन करेंगे वो लोग मुसलमान कहलाएंगे, मुसलमान कहलाएंगे। मुसलमान यानी कि जिसने समर्पण कर दिया हो, ठीक। तो इस तरह से इस्लाम धर्म जो था वो एक ईश्वरवादी धर्म था, एक ईश्वर को मानने वाले थे। और एक ईश्वर को मानने के लिए मोहम्मद ने ये धर्म आगे चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि इस क्षेत्र में, मक्का मदीना वाले क्षेत्र में आर्थिक विभाजन बढ़ा था, जिससे कि टकराहट की प्रवृत्तियां बढ़ी थी। और मोहम्मद साहब जो है एकता के सूत्र में पिरोकर उन सभी जनजातियों को एक धर्म के सूत्र में पिरोकर विकास को आगे बढ़ाना चाहते थे और चाहते थे ऊर्जा जो है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। तो इस तरह से हम इस्लाम धर्म की उत्पत्ति को मानते हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, हमें एक संदर्भ लेने की जरूरत है। जो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई वो उत्पत्ति ही संघर्ष की प्रवृत्तियों में हुई थी। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति ही संघर्ष वाले क्षेत्र में हुई थी, तो इसीलिए इस्लाम धर्म का स्वरूप थोड़ा ज्यादा आक्रामक माना जाता है। तो हम यहाँ से इस चीज का संदर्भ ले सकते हैं। फिर आगे चल करके हम देखेंगे कि कैसे इस्लाम धर्म ने एक साम्राज्य बनाया और कैसे मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ के पहले मदीना जाना पड़ा और फिर वापस वो मक्का आए। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम अपनी चर्चा ही इतने पर ही रोकते हैं। और हमने आज क्या क्या देखा, तो इसका एक सार लें तो हमने देखा कि अरब प्रायद्वीप की जनांकिकी और भौगोलिक स्थितियां क्या थी, यहाँ पर किस प्रकार से बेदुइन लोग रहते थे, जिनके पास आर्थिक संसाधन बहुत कम उपलब्ध थे, जो आपस में लड़ते रहते थे। वहाँ पर एक साझा धार्मिक स्थान था जिसको काबा कहा जाता था। वहाँ पर सभी धर्म के, जो सभी ईश्वर के मानने वाले जो लोग थे, उनके धार्मिक स्थल हुआ करते थे। हाँ, एक बात और, जो इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो मूर्ति पूजक थे। इसीलिए तो मोहम्मद साहब का यहाँ मक्का में विरोध हुआ था, क्योंकि मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। और मक्का में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मूर्ति पूजक थे। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां थी। फिर हमने देखा कि बाइजेंटाइन और ससानियन साम्राज्य की आपस में टक्कर होती है और इस वजह से इसकी आर्थिक, इसका जो इस क्षेत्र का, लाल सागर वाले क्षेत्र का आर्थिक महत्व बढ़ जाता है, जिससे मक्का मदीना आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। फिर किस प्रकार से जनजातीय पद्धति टूटती है, आर्थिक संसाधन बढ़ते हैं, कुछ लोग उनको अतिक्रमित करने का प्रयास करते हैं तो कुछ लोग उनको हथियाने का प्रयास करते हैं। इसी फेर में मोहम्मद साहब ने उन सब की ऊर्जा को लड़ाई झगड़े से, आपसी संघर्ष से हटाकर एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अगर आप चाहते हैं कि आंतरिक कलह मिट जाए तो ऊर्जा को बाहरी दुश्मन की तरफ मोड़ दीजिए। देखिए क्यों ऐसा होता है कि जैसे ही देश में कुछ आंतरिक समस्या होती है तुरंत पाकिस्तान या चीन का नाम आ जाता है। या फिर पाकिस्तान में क्यों ऐसा होता है कि कश्मीर का मुद्दा उनके लिए इतना प्रमुख है, क्योंकि आंतरिक समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, आंतरिक विभाजन इतना ज़्यादा है, चाहे वो सिंधी को लेकर हो, चाहे वो अहमदिया मुसलमानों को लेकर हो, चाहे वो पंजाबी मुसलमानों में और अन्य क्षेत्र के मुसलमानों में विभेद को लेकर के हो। तो क्यों उनको कश्मीर पर निर्भर होना पड़ता है, कश्मीर की आलोचना पर क्यों निर्भर होना पड़ता है, भारत की आलोचना पर कश्मीर को लेकर? क्योंकि एक साझे शत्रु का एहसास भी आपसी एकता का भाव पैदा कर देता है। तो ये जो है, इस तरह से मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को चलाया, जिसका इस्लाम का मतलब होता है समर्पण, और उसके जो अनुयायी मुसलमान, यानी कि जिसने स्वयं को समर्पित कर दिया हो। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ी और कैसे मोहम्मद साहब, अब आगे हम देखेंगे कि कैसे एक इस्लाम धर्म जो है वो अपना राज्य बनाएगा, फिर धीरे धीरे वो साम्राज्य बनाएगा, अन्य क्षेत्रों में प्रसार करता हुआ कैसे वो भारत तक पहुंचेगा। तो आज की यात्रा मैं ही समाप्त करता हूँ। कुछ भी अच्छा ना लगा हो या कोई भी आलोचना हो, कोई भी प्रशंसा हो, तो सब आमंत्रित हैं हमेशा की तरह। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जब हम मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।